और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार निःशुल्क क्लासेस में। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पिछली जो चारों कक्षाएं हैं भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, विचार सौंदर्य, जीवन दृष्टि को लेकर आपको खूब पसंद आई, आपका अच्छा फीडबैक था और बार बार आप बोल रहे थे सर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास। देखिए लगभग तो कंप्लीट हो चुका था, फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए और साथ में ये चीज़ देखने के लिए कि आपको और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको जानने के लिए थोड़ा लंबा गैप लिया। ठीक है, तो कईयों का मैसेज आया कि सर आप थोड़ा गुण और बता दीजिए। पिछली परीक्षाओं में गुण का प्रश्न आया हुआ है जो है काव्य गुण। क्या बोला था, एक काव्य गुण का काफ़ी मैसेज आया कि सर काव्य गुण आपने नहीं बताए, काव्य गुण बता दीजिए। तो पिछली परीक्षाओं में काव्य गुण के प्रश्न आए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसे प्रश्न आएंगे, लेकिन चूंकि आपने फरमाइश की है और आपकी फरमाइश पर यह गाना प्रस्तुत है आपके लिए। कौन सा गाना है? काव्य गुण। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपको तुरंत टॉपिक क्लियर हुआ है इस बार भी होगा। कक्षा थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन उसमें आज मैं आपको 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, जो भी आपको साथ साथ में प्रश्न आपको हल करने का मौका मिलेगा, एक्सरसाइज हो जाएगी। पहले हम पढ़ेंगे काव्य गुण, लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कीजिए। और दोस्तों फीडबैक आपका यही है कि मैं ईमानदारी से दोनों लैंग्वेजेस फर्स्ट और सेकंड में जो हिंदी है उसका पूरा सिलेबस करवा रहा हूं और वो भी निःशुल्क करवाया है और 2-3 बार टॉपिक्स करवा दिए कुछ तो मैंने। तो आपका काम इतना ही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, बस आप इसी तरह साथ देते जाइए। आगे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जब आएगी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जब आएगी, तब भी नरेंद्र दानचारण आपके बीच निःशुल्क रूप से क्लासेस लेकर उपस्थित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं आगे। तो काव्य गुण देखिए, जिस प्रकार मनुष्य में चरित्रता, शूरवीरता है ना, शूरवीरता, उदारता, नैतिकता, सामाजिकता, इस प्रकार के गुण होते हैं जिससे व्यक्ति की समाज में एक अलग पहचान होती है। ठीक उसी प्रकार से काव्य के भी कुछ गुण होते हैं जो क्या करते हैं, काव्य के गुण जो होते हैं, मतलब कोई काव्य आपने लिखा उसके कुछ गुण होते हैं। वो गुण करते क्या हैं? वो गुण जब काव्य पढ़ते समय जो भी हम रस लेते हैं उस रस में एक बहुत ही अलग प्रकार की चमक पैदा करता है। जो भी हम काव्य पढ़ते समय हम रसानुभूति करते हैं उस अनुभूति में हमें और भी ज़्यादा आनंद आने लगता है। जैसे किसी ने कहा कि मान लो कहीं खाने पे गए और खाने पे गए तो हमने देखा कि भाई दाल, बढ़िया दाल, बहुत स्वादिष्ट दाल बनाई हुई थी। अब दाल परोसी गई, दाल, रोटी, चावल, पापड़, सब बढ़िया बढ़िया, हाँ मुँह में पानी नहीं आना चाहिए आपके, तो बढ़िया सी दाल परोसी गई। अब खाना कंप्लीट हुआ और फिर पूछा गया भाई खाना कैसा था, तो किसी हिंदी के कवि ने कहा भाई खाना तो आपका बहुत ही लाजवाब था, मगर अगर ये दाल कटोरी में परोसी होती तो कुछ आनंद ही अलग होता। यानी दाल थाली में परोस के देती थी, ये सबसे बड़ी कमी रह गई। ठीक उसी प्रकार काव्य जो है जिसमें रसानुभूति हो रही है, अगर उस रस में जो उस काव्य में अगर गुण हो तो उस काव्य की चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो काव्य के कितने गुण होते हैं देखिए, यही लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है, सबसे पहले हम लेते हैं प्रसाद गुण को। किसको लेते हैं? प्रसाद गुण। दूसरा होता है माधुर्य गुण। कौन सा होता है? माधुर्य गुण। तीसरा है ओज गुण। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं आपको दोस्तों कि एक बात ध्यान रखना कि आपको कोई नहीं पूछेगा गुण कितने होते हैं, या वामन के जो रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय कहा जाता है, भामन ने किन 2 गुणों की ज़्यादा प्रशंसा की है, ठीक है, और गुणों की परिभाषा क्या है, किसी ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी। आपके सामने वहाँ पंक्ति होगी और पंक्ति के बाद में आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा गुण है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं प्रश्न भी आपको करवाऊँगा तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं प्रसाद गुण। कौन सा लेते हैं? प्रसाद गुण। देखिए इसके बारे में किताबों में हजारों बातें लिखी होगी, इसके बारे में हजारों बातें लिखी होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सीधा सीधा एक शब्द है सरल। क्या है? सरल। सबसे सरल होता है ये प्रसाद गुण, सबसे सरल होता है। कैसे भाई? इसमें जो भी पंक्ति आती है ना, वो पंक्ति आपको, मतलब जिस प्रकार से सूखे कपड़े में, सूखा कपड़ा कितनी तीव्र गति से आग पकड़ लेता है, या सूखी लकड़ी कितनी तीव्र गति से आग पकड़ लेती है, या फिर पेट्रोल डीजल कितना तीव्र गति से आग पकड़ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रसाद गुण की रचना को
पढ़ते ही उसके अर्थ समझ आ जाता है, उसका भाव अपने को समझ आ जाता है। यानी प्रसाद गुण एक तरह से पेट्रोल है और हम लोग क्या हैं, मतलब इसका भाव जो है मतलब आग है, ठीक है। तो जैसे ही प्रसाद गुण जो है उसकी कोई पंक्ति पढ़ेंगे, पढ़ते ही तुरंत अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है, पढ़ते ही तुरंत अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पर, सरल सरल उदाहरण लिखेंगे, ज़्यादा मतलब ऐसे टफ उदाहरण नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे काम करो कुछ काम करो, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर, जग में रहकर कुछ नाम करो। अब देखिए आपने जब ये पंक्ति पढ़ी तो कितनी सरल पंक्ति है, आपको समझ आ गया कि भाई कवि कहना चाहता है कि काम करो कुछ काम करो, इस संसार में रहकर कुछ नाम करो। तो जो पंक्ति पढ़ते ही तुरंत अर्थ समझ में आ जाए वो हमेशा प्रसाद गुण की होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, दूसरा उदाहरण से भी सरल उदाहरण देते हैं। जैसे अच्छा, आपने वो उदाहरण मैंने बताया था पिछली कक्षा में, बोला है हे प्रभो आनंद दाता, लिख देता हूँ यहाँ पर, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। अब देखिए इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, जो पढ़ते ही सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाता है, न उसमें कोई ज़्यादा जोश होता है, न उसमें कोई श्रृंगारिक बात होती है, या मान लो जैसे अपन आगे पढ़ेंगे माधुर्य पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। तो ये सिंपल रचनाएं होती है, एक तरह से शांत, बस पढ़िए और पढ़कर बस एक आनंद लीजिए, ठीक है। नेकी कह सकते हैं, इसमें नेकी वाली बात आती है। जैसे सपोज एक बात और बता दूं आपको, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़ेगा, ये जो नेकी धर्म नैतिकता की बातें आती है ये भी ध्यान रखना, ठीक है। धर्म नैतिकता ये सारी चीज़ें भी इसी में आती है, जो नीति परक दोहे वगैरह होता है ना, वो भी सारे इसी में आते हैं, लेकिन वो आपको पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ आपके, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखी तिन तैसी, है ना भाई, जिसकी जैसी भावना रही प्रभु, है ना, जिसकी जैसी भावना, प्रभु मूरत, प्रभु मूरत देखी, मतलब उसको भगवान वैसा ही दिखाई देता है, ये भी कह सकते हैं पर, है ना भाई, आपकी जैसी भावना। वो कहता है कि क्या कहते हैं कि मतलब बुरा जो देखने में चला बुरा मिला न कोई, जो घर खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो हम जैसा ढूंढते हैं हमें वैसा ही मिलता है। अगर आप अच्छा ढूंढोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप अच्छे साथी ढूंढोगे तो आपको अच्छे साथी मिलेंगे, आप बुरे साथी ढूंढोगे तो बुरे साथी मिलेंगे। मैं फिर कहता हूँ संगति मायने रखती है। तो ये प्रसाद गुण की बातें कर रहे हैं हम, और आराम से समझ लेना, अगर प्रश्न आया तो 2 नंबर पक्के हैं, निकल जाओगे औरों से आगे, बिल्कुल निकल जाओगे, ठीक है। आगे चलिए, अब हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप सभी को समर्पित एक पंक्ति, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो। अगर नर हो तो निराश नहीं करना है मन को, बस हिम्मत रखिए और जी जान से मेहनत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी तक मज़ा नहीं आ रहा तैयारी में, तो मैं दोस्तों फिर से कहता हूँ तैयारी डबल कर दीजिए। सिलेक्शन चाहिए तो डबल नहीं चौबल भी करनी पड़ेगी। और कहता है नहीं सर कहने से क्या होता है, मतलब क्यों किंतु लेकिन परंतु अगर दिमाग में आ रहा है मेरे ये बात कहने के बाद, तो इसका मतलब अभी आप सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। और सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी दुगनी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और उदाहरण बताता हूँ आपको, कहाँ, हाँ जी साफ करते हैं इसको, और उदाहरण बताता हूँ, एक ये मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण है, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तुझको निरख, हे मातृभूमि तुझको निरख
क्यों न खेलूं गोद में, क्यों न खेलूं गोद में। मेरी बात को समझिएगा, मतलब ऐसे उदाहरण आएंगे जो बिल्कुल सिंपल होंगे, जो नेकी पर हो कि हे मातृभूमि तुझको मतलब तुझे एक बार देखने के बाद मेरा मन करता है क्यों ना मैं तेरी गोद में खेलता रहूं, है ना। तो बहुत ही सिंपल साधारण अर्थ देने वाले, अर्थ साधारण कि भाव अच्छा होगा, अर्थ बहुत सरलता से आपको समझ आ जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी है गुलसितां। ये क्या है? ये प्रसाद गुण है। क्या है ये? प्रसाद गुण है। लेकिन सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। कैसे? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई चीज़ 100% तब समझ आती है जब उसके साथ वाले और समझ दिए जाए, क्योंकि जब ये समझेंगे तो ये और भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ प्रसाद गुण को, फिर हम करेंगे आगे, तब आप समझ जाओगे। प्रश्न उत्तर करेंगे ना, तब आप समझ जाओगे। हाँ, एक बात और बता दूं, जैसे हम काव्य गुण पढ़ते पढ़ते साथ में जो रीति भी पढ़ते हैं, ठीक है, रीति सेम रीति भी 3 होती है, वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। ठीक है, वो भी सेम इसी के अनुसार कार्य करती है। उनमें इनमें कोई ज़्यादा, अगर ये समझ लिए तो वो समझ आ गई, वो समझ गए तो ये समझ आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ माधुर्य गुण। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण। आप ध्यान से समझिएगा, आज ये लास्ट और क्लास है और उसमें आप भले ही लंबी क्लास जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण क्या होता है? मैं तो सीधा सीधा एक शब्द देता हूँ, रोमांटिक, है ना। अब वो जो रोमांस है वो मतलब पीड़ादायक भी हो सकता है और श्रृंगार पर, मतलब जैसे इसमें माधुर्य में क्या होता है, एक रस होता है श्रृंगार। क्या रस होता है? श्रृंगार। श्रृंगार में एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। यानी अगर मतलब नायक नायिका का जहाँ क्या आएगा, वर्णन आएगा, वहाँ तो 100% माधुर्य ही होगा। और देखिए एक उदाहरण लिखता हूँ, अमीय हलाहल, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुके झुके परत जही चितवत एक बार। अर्थात अमृत, देखिए ये बोलना चाहता है कि जो नेत्र होते हैं ना, नेत्र, नायिका के नेत्र, पुरुषों तो कोई नेत्र वही को नहीं, पुरुषों नेत्र तो कैडोपा फटोड़ा की था, है ना, तो पुरुषों के नेत्र नहीं होते। तुलनाएं जितनी भी की गई है स्त्री की गई है, जो रीति कालीन में ज़्यादा है। स्त्री की नासिका की तुलना की गई है तोते की चोंच से, ठीक है, उसकी आंखों की तुलना मृग के नयनों से। हमने उदाहरण अलंकार पढ़े थे तब किया था, कोमल कलाइयाँ कुसुम सी और नयन मृग नयन से सुंदर, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहता है कि नेत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक अमृत के समान, एक जहर के समान और एक मद भरे नशीले नेत्र। श्वेत श्याम, जो अमृत के समान होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, जिन्हें देखकर आदमी जी जाता है, जिन्हें देखकर आदमी को प्रसन्नता होती है, दिल खुश हो जाता है, जी जाता है। दूसरे होते हैं जहरीले हलाहल श्याम, यानी काले, जिन्हें देखकर आदमी मरने लगता है ना। और तीसरा होता है नशीले, और नशीला नेत्र केड़ा हुआ है? राता हुआ है। राता केड़ा हुआ है? लाल हुआ है। नशीला नेत्र केड़ा हुआ है? लाल हुए। उनको देखकर आदमी नशे में झुक झुक कर इधर उधर पड़ने लगता है। जय ही चित्त एक बार, जो इन ऐसे नेत्रों को एक बार देख ले उनमें ये परिवर्तन आने लगते हैं। तो ये किस प्रकार का वर्णन है? ये मतलब बड़ा आनंददायक श्रृंगार परक वर्णन लग रहा है। तो इसमें कौन सा गुण होगा? इसमें होगा माधुर्य गुण होगा। कौन सा गुण होगा? माधुर्य गुण। आनंद आना चाहिए, ठीक है। जैसे और उदाहरण देखते हैं, कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, ठीक है। भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। नैनन ही थोड़ा बहुत कहीं मान लो कोई एक शब्द छूट सकता है, ऐसी बात नहीं है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। अब इस प्रकार से क्या वर्णन किया गया
कि एक मतलब राधा कृष्ण पे वर्णन है कि भाई राधा ने क्या किया, कृष्ण की मुरली छिपा ली, है ना, मुरली छिपा ली। और अब कृष्ण उसे जब मुरली देने के लिए कहते हैं तो वो कभी तो कहती है दे दूंगी, कभी नट जाती है, कभी कृष्ण पर रीझ जाती है, कभी उन पर गुस्सा करती है, कभी मिलना चाहती है, कभी वो लज्जा का अनुभव करती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। और वो भवन में चारों तरफ लोग बैठे हैं, लेकिन वो राधा कृष्ण दूर दूर बैठे हैं और वो नेत्रों से ही बात कर रहे हैं, वो आंखों से पता नहीं कैसे बात करते हैं। आप तो एक्सपीरियंस हो सकते हो आप में से कई जने, है ना। तो आनंद है। कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, है ना। आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, है ना। तो ये प्यार हो गया, ये कहाँ हो गया, ये माधुरी गुण में होता है, ये प्रसाद गुण में नहीं होता है, ये ओज गुण में नहीं होगा, ये कहाँ होता है, प्रेम होता है माधुर्य गुण में। क्लियर है, ठीक है। तो हाँ, माधुर्य गुण का एक जैसे और सुनाता हूँ, चलो आपको एक ऐसा और सुनाता हूँ, आनंद लीजिएगा। देखिए प्रेम जिसे आज के समय एक ऐसा शब्द माना जाता है जिससे लेना ही पाप है, लेकिन हमारी हिंदी में तो प्रेम के बिना हिंदी ही नहीं है। माँ के माथे पे लगी बिंदी अच्छी लगती है, कुछ इसलिए भी हमें हिंदी अच्छी लगती है। तो देखिए क्या है उदाहरण, फ़ोन बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ जी, चलिए देखिए। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, ठीक है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और हाँ, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे, ठीक है, सोह करे देन कही, सोह करे के बाद देनी है ना, सोह करे बोहनी हंसे, ऐसा कुछ है, हाँ, सोह करे बोहनी हंसे, लास्ट आएगी वो लाइन, बोहनी हंसे देन कही नट जाए, देन कही नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे देन कहीं नट जाए। मतलब जो राधा है वो बातों के आनंद के लिए, बतरस बातों के रस के लिए, बात मतलब कृष्ण से बातें करना चाहती है। गॉसिप उसका फेवरेट, जो गॉसिप है उसका सबसे फेवरेट शौक है ना। वो गॉसिप के लिए, बातों के लिए, कृष्ण से और ज़्यादा बातें कर सकूं, 2 मिनट और रुक जाओ ताकि मुझे तुमसे और बातें कर सकूं, इस लालच में लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना, मुरली धरी लुकाए। अब जब वो वापस मांगते हैं तो कभी तो सौगंध खाती है, सोह करे, कभी बोहों से हंसने लगती है, और कभी देने का कहती है, और कभी देने का कहकर नट जाती है, कभी देने का कहकर नट जाती है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहीं नट जाए। तो जो नायिका है वो कभी तो बांसुरी देने के लिए कहती है, कभी सौगंध खाती है और नट जाए। तो ये इस प्रकार का जो वर्णन है ना, ये कहाँ आता है, ये वर्णन आता है सारा का सारा माधुरी गुण में। जैसे चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता बिच उछरत दो जुगमीन। आनंद आता है, वर्णन पढ़ने में आनंद आता है। जैसे अपने हरिवंश राय बच्चन का इस बार 12th की किताब में जो फर्स्ट पार्ट का तीसरा छंद की पहली लाइन इस प्रकार से, तीसरे चौथे छंद की, कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो अब ये वर्णन जब आता है ना, तो कहीं लगता है उसमें वियोग तो है, ठीक है, लेकिन उसमें वियोग नहीं है, उसमें प्रसाद गुण आ जाता है। अभी मैंने जो बोला कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो ऐसे लाइनें दे दे तो आपको ये देखना है क्या इस लाइन में कुछ ऐसा वर्णन है जो प्रेम श्रृंगार से पूर्ण। बस माधुर्य गुण आए ना, तब आप श्रृंगार के इर्द गिर्द रहना, श्रृंगार के इर्द। आप लाइन को देखते ये समझने की कोशिश करना क्या इसमें कुछ श्रृंगार है, क्या आनंद आने लगे, ऐसा खुश करे, यानी जो दिल को छुए और वो भी प्रेम से। ऐसी पंक्ति अगर आपको नजर आ जाए तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। वहाँ कौन सा गुण होता है? माधुर्य गुण ही होता है, ठीक है। और देखते हैं कोई उदाहरण में, हालांकि मेरे पास खूब हैं, लेकिन आपके लायक उदाहरण कोई हो तो मैं आपको सरलता से समझा देता हूँ।
हाँ ठीक है, कोई बाकी भाई जो मुझे याद है वो अच्छे उदाहरण हैं, तो इसमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है ओज गुण। बाकी इसमें और देख लीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि वही कोमल कलाइयाँ कुसुम सी नयन मृग नयन से सुंदर, है ना, और चमचमात वाला सुना दिया आपको। जो प्रेम पर कोई भी दोहा होगा वो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और प्रश्न करेंगे तब आपको और समझ आ जाएगा। आगे चलिए, अब आते हैं हम कौन से गुण पर, ओज गुण पर। कौन सा गुण है, ओज गुण। ओज गुण, देखिए इसके बारे में खास क्या है। एक तो ध्यान रखना, इसमें ट वर्ग वाले शब्द ज़्यादा आएंगे। यानी कौन से आएंगे, ट ड, मतलब ट ठ ड ढ और न, ये ट ठ ड न ये ज़्यादा आता है। इसके अलावा सामासिक पद आते हैं। कैसे आते हैं, बड़े बड़े पद आते हैं। इसके अलावा इसकी शब्दावली क्लिष्ट होती है। कैसी होती है, क्लिष्ट। लेकिन आपके ऐसे नहीं आएंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अगर आपको मैं सीधा मतलब गुण के हिसाब से आपको पूरा समझाऊँ ना, तो आपके किसी काम का ही नहीं है। ये मेरा समझाया व्यर्थ चला जाएगा और परीक्षा में इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ओज में इसको दिमाग से निकाल कर, बल्कि आप तो ओज में क्या समझना है मैं बताऊँ। ऐसी पंक्तियाँ जिसे सुनकर आपको गुस्सा आए, क्रोध आए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब देखिए यहाँ क्रोध की भावना हो रही, क्या हो रही है, क्रोध की। जैसे अपने मारवाड़ी में पंक्ति सुना कि धोरा वाड़ा देश जागरे, ऊँटा वाड़ा देश जागरे, छाती पर पैणा पड़ा नागरे, धोरा वाड़ा देश जागरे। उठ खोल उड़ींदी आंखड़ल्या नैणारी मीठी नींद तोड़ रे, रात नहीं अब दिन उग्यो सपनारो कूड़ो मोह छोड़ रे। थारी आँख्या में नाच रया जंजाल सुहानी राता रातू, कोड मनावे उन जुगरी सुनियोड़ी बोदी बातारा। रे बीत गयो सो गयो बीत, अब उणरी कुड़ी यास त्याग, छाती पर पैणा पड़ा नागरे, धोरा वाड़ा देश जागरे, ऊँटा वाड़ा देश जागरे। रे देख मिनक मुरझाई रियो, मरने सु मुश्किल है जीर्णो, ए खड़ी हवेलियाँ हंसे आज पण झूपड़ ल्यारो दुख धूणो। रे धनवाड़ा थारी कायारा, भक्षक बनता जावे है, तू जाग खेतरा रखवाड़ा, आ बाढ़ खेत ने खावे है। तो ये इस प्रकार की जो रचनाएं होती है, जहाँ जोश, उमंग, उत्साह, क्रोध ऐसा वर्णन हो, वहाँ पर 100% कौन सा गुण होता है, ओज गुण। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो वर्णन जब होगा तो निश्चित रूप से यही होगा। जैसे एक और देखो, मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे। सुकुमार मत मानो मुझे, मतलब अच्छा मत समझो, सुकुमार मत मानो मुझे। ठीक है, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। सदा प्रस्तुत मानो मुझे। है द्रोण क्या है सारथे, है द्रोण क्या है सारथे, है द्रोण क्या है सारथे, है द्रोण क्या। आवे स्वयं देवेंद्र भी, आवे स्वयं देवेंद्र भी, आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे, वे भी न जीतेंगे, वे भी न जीतेंगे, वे भी न जीतेंगे, युद्ध में मुझसे कभी, युद्ध में मुझसे कभी। थोड़ी बहुत एक आध को शब्द कई बार स्लिप हो जाता है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे।
है सारथे है द्रोण क्या आवे, स्वयं देवेंद्र भी न जीतेंगे युद्ध में मुझसे कभी, है ना। तो यहाँ पे खुला चैलेंज किया जा रहा है, क्रोध उत्साह उमंग की भावना है, तो ये पता लग जाता है कि भाई इसमें गुस्सा है, क्रोध है या नहीं है। और जैसे देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, है ना। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। जैसे आपने वो माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति सुनी होगी, वो फूल एक फूल की चाह ना, मैं क्या है भूल गया, मैं स्लिप हो गया, चाह नहीं सुरबाला के बालों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं, है ना, मंदिर में मतलब चढ़ाया जाऊं, मतलब हे मालिम फेंक देना मुझे ऐसे रास्ते पर जिससे शहीद निकल रहे हो, है ना, ऐसा कुछ वर्णन है सैनिकों का। तो वहाँ पर जहाँ देशभक्ति की भावना होगी वहाँ पर कौन सा वर्णन होगा, जहाँ देशभक्ति होगी, जहाँ युद्ध होगा, जहाँ क्रोध होगा, जहाँ, ठीक है, तो ऐसा वर्णन जहाँ होगा वहाँ ओज गुण होगा, जहाँ श्रृंगार होगा प्रेम परक वर्णन होगा, समझ आई बात, वहाँ कौन सा होगा, माधुर्य गुण होगा। और प्रसाद गुण तो सिंपल होता है, जहाँ नीति परक बात होगी वहाँ प्रसाद गुण होगा। अब हम प्रश्नों में आगे और समझ लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आया होगा माधुर्य गुण। फिर भी देखो, इस वीडियो के बाद आप क्या करोगे, कमेंट्स बॉक्स में जो भी वीडियो देखे, देखिए अगर आप ईमानदारी से क्लास, मैं ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी ईमानदारी से लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद क्या होगा कि मुझे एक तो कमेंट से ये पता लग जाता है कि वास्तव में मैंने कुछ अच्छा दिया है या मुझे कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है। अगर मुझे लगेगा, अभी देखिए जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर 2 महीने, अगर मुझे लगेगा कि एक प्रैक्टिस और करवाई जाए उस आपके कमेंट्स बॉक्स से, तो आगे सोचा जाएगा। वैसे ही अंतिम क्लास है लेकिन फिर भी सोचा जाएगा, लेकिन आपकी ये सारा डिपेंड, एक क्लास और होगी या नहीं होगी ये आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो अब मैं मिटा रहा हूँ इसे, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। हाँ जी, देखिए अनुप्रास अलंकार, मैं मिटाते मिटाते आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। अनुप्रास अलंकार में मैंने बताया था वर्णों की आवृत्ति होगी, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भ दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंद दूरित दहन समतुलसी हाहाकरी, द की हुई, चारों चंद्र की चंचल किरणें च की हुई, कानन कठिन भयंकर भारी क भ की हुई, कानन कुंडल कुंचित कैसा क की हुई, हुई कि नहीं हुई, रघुपति राघव राजा राम र की हुई, पतित पावन सीताराम प की हुई, हुई कि नहीं हुई, है ना। तो इस प्रकार से जब एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ होता है अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में एक नहीं बल्कि एक शब्द की आवृत्ति होती है, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, है ना, दीपक दिया लेकर दीपक चली स्त्री चली कर दीपक की ओट, दुपट्टे के ओट करके एक दीपक के 3 अर्थ निकल रहे हैं, मतलब दीपक 3 बार है, तीनों बार अलग अलग अर्थ है, सेम अर्थ नहीं है। और जब सेम आ जाता है, पुनि 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 मोहि दिखाव कुठारू, मतलब परशुराम जी तो लक्ष्मण जी कहते हैं पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, बार बार मुझे तो अपना कुलाड़ा दिखा रहा है, परशुराम जी चाहते क्या हो, है ना। तो लक्ष्मण जी पुनि पुनि, तो बार बार पुनि पुनि यानी बार बार, पुनि पुनि बार बार, एक शब्द जब एक से अधिक बार है, बीच में योजक चिन्ह हो, ठीक है, और उसका अर्थ सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे हमने पढ़ा था काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा 2 बार आ गया, इसका मतलब यहाँ यमक अलंकार है ना। तो ये यमक अलंकार। उसके बाद श्लेष अलंकार थोड़ा टफ है, मैंने बताया था एक शब्द के अधिक अर्थ चिपके रहेंगे। उपमा अलंकार सा से सी सम समान सरिस उत्प्रेक्षा मानो मनो मनु मनु जानो जनो जनु जनु, ये वाचक शब्द हैं, ठीक है। रूपक अलंकार में अभेद आरोप होता है, ये भी आपको समझाया। अलंकार आप देखना, ठीक है। अतिशयोक्ति आपको बताया, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा। अब बताओ इतने लंबे बाल हो सकते हैं क्या, बढ़ा चढ़ा कर लंबी फेंक देना, अलंकार और अतिशयोक्ति। उसके बाद उदाहरण और भी था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। तो ये कैसे उदाहरण होते हैं, ये होते हैं अतिशयोक्ति के। जैसे राणा ने सोचा इस पार कैसे करूँ मैं नदिया पार, तब तक घोड़ा था उस पार, सोचने के साथ ही काम हो जाना, ठीक है। भ्रांति मान, इतने टफ तो आपको खैर पूछा नहीं जाएगा, ये जो 5-6 अलंकार हैं यही पूछे जाएंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर उस क्लास में सर हमें सारे अलंकार करवाएं। भाई सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बात जानता हूँ, जो चीज़ आने की संभावना ही नहीं है उस चीज़ को वहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ये समय नष्ट करना होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपका टॉपिक है
मतलब ये टॉपिक है आपका, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को यहाँ 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 ले जाया जा रहा है, तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जो लेवल है, जिस लेवल उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक के बस इतनी दूर आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। बस टॉपिक के यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। अब मैं आपको बस घुमाते 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 इतना डीप लेके आ गया, तो क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है इतना डीप, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे वामन की परिभाषा बताने शुरू कर दूँ, दंडी की परिभाषा बताने शुरू कर दूँ, अरे मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो आपको इतनी परिभाषा बताऊँगा। क्यों बताऊँ? और आप बेवकूफ़ हो जो ये पढ़ोगे। वहाँ एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में से कौन पूछेगा आपको दंडी की परिभाषा, वामन की परिभाषा? तो जो ज़्यादा लंबा चौड़ा बता रहे हैं वो बेकार बता रहे हैं, इससे अच्छा है प्रैक्टिस करवाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आज अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक पेपर है, ठीक है। और उस पेपर में 3-4 क्वेश्चन है, देखिए। तो क्वेश्चन पेपर में क्या है? उदयाचल से किरण धेनुए, मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला, पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना बोली, गिरता जाता फैन मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह यह आया अंधकार चरता, नभ की आम्र छां में बैठा बजा रहा बंसी रखवाला, ग्वालिन सी ले दूब मधुर वसुधा, हंस हंस कर गले मिली, चमका अपने अपने स्वर्ण सिंह वे अब सैलों से उतर चले। एक बार पढ़ी समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 2-3 बार कविता को पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा उसको आगे देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या आता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है मैं यहाँ करूँगा प्रश्न ताकि आपको स्क्रीन, उस साइड स्क्रीन है तो देखिए। अब यहाँ से पहला प्रश्न क्या बन सकता है, कोई ज़रूरी है भाव पक्ष वगैरह, ये भाव पक्ष का एक प्रश्न है कि इस गद्य, इस पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। आप इस पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला। ऑप्शन आपके सामने होंगे A, B, C और D, 4 ऑप्शंस होंगे। उदयाचल, ठीक है, वसुधा, ठीक है, किरण धेनुए, किरण धेनुए। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा मोबाइल को 480 पिक्सल पे कर लें। और फिर है स्वर्ण धेनुए, स्वर्ण धेनुए। अब आप इसको शीर्षक देखिए। फर्स्ट बात बता दूं, एक पद्यांश या गद्यांश के एक से अधिक शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या कहते हैं, वो सीधा कहता है उपयुक्त पद्यांश का इनमें से उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा, सबसे अच्छा शीर्षक कौन सा है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो है कि उदयाचल से किरण धेनुए हाँक ला रहा। अब उदयाचल से, उदयाचल एक बार नाम आया है, और किरण धेनुए हाँक ला रहा ग्वाला, है ना। उदयाचल जहाँ से सूर्य उदय होता है वहाँ की बात करें। किरण धेनुए हाँक ला रहा एक ग्वाला, और वो ग्वाला कौन है? वो सूर्य है। सूर्य जो है किरणों रूपी गायों को लेकर आ रहा है। वह प्रभात का गाला, उसके बाद पूंछ उठाए चली आ रही क्षितिज जंगलों से टोली, दिखा रहे पथ इस भूमा का सारस सुना सुना। अब वो जो गायों की टोली है वो आ रही है, ठीक है, यानी किरण धेनु। गिरता जाता फैन मुखों से नभ में बादल बन तिरता, किरण धेनुओं का समूह आया अंधकार चरता, नभ की छां में बैठा बजा रहा बंसी रखवाला, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें उदयाचल का तो मतलब उदयाचल तो एक स्थान है, इसके अलावा उसके कोई वर्णन नहीं है। पृथ्वी के बारे में भी बातें नहीं हो रही, मतलब ये कविता किस चीज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आपका सीधा सीधा आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका होगा कि गुरुजी ये जो पद्यांश है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? किरण धेनुए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? किरण धेनुओं का। आपको इतना देखना है कि शीर्षक अगर पूछ लिया जाए तो ये पूरा पद्यांश किस, उसका केंद्र बिंदु क्या है, और इस पद्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? किरण धेनु है। तो ऐसी कंडीशन पे आराम से आंसर दोगे तो आंसर आ जाएगा। हम लोग क्या घबराते जाता है, ठीक है, घबराते जाता और कुछ नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी लैंग्वेज चुनी है, मैं कहता हूँ आपके उनसे हो सकता है ज़्यादा नंबर बन जाए अगर ध्यान से दोगे तो। ये पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि वहाँ व्याकरण के क्वेश्चन है, अगर उनकी व्याकरण सॉलिड है तो वो बाजी मार जाएंगे, और अगर आप ये सॉलिड कर लेते हो तो आप भी बाजी मार जाओगे। कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, भाषा कोई सी भी लो, ठीक है। आगे चलिए और देखिए, अगर सपोज मैं जैसे बताऊं कि जब 2012 में फर्स्ट बार जब मैंने टेट दिया था तब मैंने सेकंड लैंग्वेज ही चुनी थी। कौन सी चुनी थी? सेकंड लैंग्वेज ही चुनी थी। हाँ जी, दूसरा प्रश्न देखिए। अब दूसरा प्रश्न क्या आएगा? किरण धेनुओं में
किरण धेनुओं में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? प्रयुक्त अलंकार, बस आ गया प्रश्न। बताओ कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है बी, सी और डी। ए बी सी डी। देखिए ऑप्शन है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभावना। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, विभावना। एक बात याद रखना, ये जो है ना विभावना, भ्रांतिमान, अन्योक्ति, है ना, ये अलंकार आपसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ ऑप्शन में आ सकते हैं, तो घबराना मत। किरण धेनुओं में प्रयुक्त अलंकार है, मुझे बताओ क्या? सबसे पहले देखिए विभावना अलंकार आपको आता है, इसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है। बिना का मतलब विभावना जो अलंकार जो होता है, मतलब कारण के बिना कार्य होता है, ठीक है। जैसे पद बिनु चले का मतलब याद भूल गया, मतलब ऐसा है जैसे हाथों के बिना काम कर रहा है, पैरों के बिना चल रहा है, आंखों के बिना सुने बिनु काना, पद बिनु चले सुने बिनु काना, और फिर कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कर बिनु, कर यानी हाथ, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस प्रकार के अलंकार जो आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो इसको दिमाग से करना। इसमें सबसे पहले देखिए क्या उत्प्रेक्ष अलंकार हो सकता है क्या? उत्प्रेक्ष अलंकार में मानो, मनो, मनुहु, जानो, जनो, जनुहु आता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें मतलब कल्पना की जाती है, एक चीज़ में दूसरी कल्पना होती है। इसमें तुलना की जाती है कि किरण की धेनुओं से तुलना हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इसमें मतलब ये कह रहा है कि भाई उदयाचल से किरण धेनुएं यानी किरणों रूपी गाय, ऐसे किरणों रूपी गाय या गाय रूपी किरणें हाँक रहा, कुछ भी हो। आपको समझ नहीं है कि सर हम इंग्लिश से हैं, हमें समझ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि संज्ञा तो आप समझते हो, किरण और धेनु दोनों संज्ञा है। दो संज्ञाओं के बीच में अगर योजक आ जाए, अलग अलग संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह आ जाए, जैसे जय जग मंदिर दीपक सुहाई, जैसे संसार रूपी मंदिर या मंदिर रूपी संसार धेनुओं रूपी किरणों को, है ना, धेनुओं रूपी किरणों को हाँक कर ला रहा है। बात समझ रहे? तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन पे जैसे ये योजक चिन्ह आ जाए ना, जैसे कर कमल, योजक चिन्ह आ गया, अल्लो सा रूपक है, बात खत्म, ठीक है। जैसे चंद्र, अगर जैसे चंद्रमुख, योजक चिन्ह आ गया ना, तो याद रखना ये मत करना उपमा। योजक चिन्ह आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रूप, ठीक है। और जैसे इसके अलावा जैसे पद पंकज, योजक चिन्ह आ गया, रूपक अलंकार है। अब मैं कितना बताऊं आपको, हजारों एग्जाम्पल आप देख लेना, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आप कई बार इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हो कि बाकी तीन ऑप्शन नहीं है, धीरे धीरे देखोगे तो आंसर आप भाई आपको रिटर्न पेपर तो कर नहीं रहे हो, ऑप्शन आपके सामने होते हैं, आपको एक सही चुनना होता है और प्रयास के द्वारा उस सही आंसर तक पहुंचा भी जा सकता है, ठीक है। मैं ये अभी और प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आगे देखना। इसके अलावा हाँ, तीसरा प्रश्न क्या आया? प्रभात का ग्वाला किसे कहा गया है? प्रभात का ग्वाला किसे कहा गया है? 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके सामने। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या सभी? अब बताइए, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, सभी। तो आपको पता है कि उदयाचल से किरण धेनुएं हाँक ला रहा प्रभात का ग्वाला। अब प्रभात का ग्वाला कौन है? सूर्य तो होगा, सूर्य तो है वो ग्वाला, है ना। तो यहाँ सूर्य के बारे में ये पंक्तियाँ आई है। कोई जरूर थोड़ी हर पंक्ति में यहाँ पीछे लिखा होगा इसका भाव बताओ, इसका शिल्प बताओ, इसकी कला बताओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रश्न ये सारे भाव पक्ष कला पक्ष के प्रश्न होते हैं, पद्यांश के प्रश्न होते हैं, ठीक है। हम जैसा मतलब हम क्या करते हैं, पिछले पेपर के पैटर्न के आधार पर चलते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछला पेपर की तरह इस बार वाला होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब अगला प्रश्न थोड़ा सा भाव से संबंधित आएगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये एक तरह से भाव का ही प्रश्न है, अगर आपको भाव समझ आया तो। देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो धेनुएं हैं, धेनुओं के
मुख से जो जुगाली करते समय फैन गिर रहा है, है ना, फैन गिर रहा है, वह आकाश में किस रूप में दिखाई दे रहा है, वह आकाश में किस रूप में दिखाई दे रहा है। अब देखिए A, B, C और D 4 है। अब आप कई सोच रहे होंगे कि सर आप इतना सरल बता रहे हो, तो मैं अगला जो पेपर आपसे करवाऊंगा अभी 5 क्वेश्चन का, वो मैं सीटेट का में पेपर आया हुआ वही करवाऊंगा, तो आप देख लेना प्रश्न ऐसे ही आते हैं। और ये भी अभी मैं वहीं से लेके करवा रहा हूँ, बादल और किरण। तो आपको पता है, आपने कविता पढ़ी है कि किरण धेनु मुख से गिरता जाता फैन मुखों से, नभ में बादल बन तिरता। तो जो वो फैन, जुगाड़ी मतलब गाय जब खाना खाने के मतलब जो भी चारा घास खाने के बाद जो मुंह हिलाती रहती है, उगड़े साटे यानी अपनी पाचन करती है उस खाने को, तो उसके बाद जो उसके मुंह से झाग गिरते हैं, फैन या झाग, वो आकाश में किस रूप में दिखाई दे रहा है। तो साफ साफ कविता में लिखा हुआ है वो बादल के रूप में आकाश में तिर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है कि आपने ये लैंग्वेज ले ली। 5 क्वेश्चन पक्के हैं आपके, 10 नंबर सीधे के सीधे आपके झोली में आएंगे और वो आपको आगे निकाल देंगे। हाँ, अपने स्वर्ण सींग चमकाते हुए, हाँ एक प्रश्न और लेते हैं। ग्वालिन सी ले दूब मधुर, ग्वालिन सी ले दूब मधुर, ग्वालिन सी ले दूब मधुर, वसुधा हंस हंस कर गले मिली, वसुधा हंस हंस कर गले मिली। भाई सीधी सी बात है, प्रसन्नता। A, B, C और D। प्रश्न आपसे पूछा इसमें कौन सा गुण है, या हाँ कौन सा गुण है, बस यही आपके सामने ऑप्शन है। माधुर्य, प्रसाद, ओज और या कोई नहीं, बस। तो सिंपल सी बात है, ग्वालिन सी ले दूब मधुर, वसुधा हंस हंस कर गले मिली। तो यहाँ पे कैसा गुण है, आनंददायक रचना है कि नहीं है, जिसे सुनकर आपका मन प्रसन्न हो रहा है, खुश करने वाली रचना। और जब खुश करने वाली रचना है तो यहाँ पे कौन सा, माधुर्य गुण हो जाए, क्योंकि माधुर्य गुण जो होता है उसमें श्रृंगार, हास्य, ठीक है, ये रस होते हैं, 2-3 रस होते हैं श्रृंगार के साथ। भाई इसमें साफ साफ ओज तो है ही नहीं, क्लियर बात है, प्रसाद और माधुर्य के बीच में रहता है। तो देखिए ग्वालिन सी ले दूब, क्योंकि प्रसाद जो होती है ना उसमें सीधे सीधे अर्थ होते हैं, सरल शब्द। मैंने आपको क्या बताया था, सरलता होती है। इसमें क्या है, रूपक अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया गया, तो सरल नहीं है ये। ग्वालिन सी ले दूब मधुर, वसुधा हंस हंस कर गले मिली, तो इतनी सरल नहीं है ये, इसका थोड़ा समझना पड़ेगा भाव। तो ऐसी कंडीशन पे इसमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण। कौन सा है, माधुर्य है। बात को समझे, क्योंकि प्रसाद गुण पढ़ते ही तुरंत अर्थ समझ में आ जाता है और इसका पढ़ते ही तुरंत अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये रचना श्रृंगार परक है। तो इस कंडीशन पे इसमें कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। क्लियर है। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवा दिए। इस प्रकार का ही पेपर आएगा, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए एक और बताता हूँ। अब स्क्रीन पे एक नया पेपर मिलेगा आपको, जो आपके सीटेट में आया हुआ है। पंक्तियाँ आप देखिए, यहाँ लिखी हुई होगी पंक्तियाँ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों में शर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब इसमें देखिए स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न भी शायद मैंने डाल दिया होगा। पहला है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। यहाँ लिखूंगा अभी मैं। पहला प्रश्न क्या दिया है कि कविता, ठीक है, कविता की पंक्तियों में, कविता की पंक्तियों में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। यात्रा की किस विशेषता, यात्रा की किस विशेषता,
किस विशेषता की और संकेत है? किस विशेषता की ओर संकेत है भाई? अब देखिए ऑप्शन, अब तक तो आपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दिया होगा। देखो आलस मत करना भाई, आप लोग आलस करोगे तो फिर अगले वीडियो में मैं आलस कर जाऊंगा। अगर आप अच्छा रिस्पांस दोगे और मुझे लगेगा कि हाँ लगभग 5-10 हज़ार स्टूडेंट्स ने देखा है, तो निश्चित रूप से मैं आगे आपके लिए 1-2 प्रैक्टिस सेट और लेके आऊँगा, और बढ़िया ही लेके आऊँगा, ये भी मान के चले। घटिया तो मैं करवाता ही नहीं हूँ। आप चाहे मेरी टॉपिक जो करवाए हुए हैं चैनल पे कोई सा भी टॉपिक देख सकते हैं। देखिए सुखों की ओर, सुखों की और दूसरा है अनिश्चितता की ओर, अनिश्चितता की ओर, तीसरा है साहस की ओर, साहस की ओर, चौथा है कठिनाइयों की ओर, कठिनाइयों की ओर। ठीक है, हालांकि अब आपको सबको दिखाई दे रहा है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहता है। देखिए कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? अब देखिए क्या इस कविता में साफ साफ कहा गया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित यानी नदियाँ, गिरी यानी पहाड़, गहर यानी खड्डे या गुफाएं मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। भाई कुछ नहीं पता है, तो यानी कुल मिला के संकेत किया गया है अनिश्चितता की ओर। आप में से देखिए 2 आंसर तो एकदम हमेशा कट जाते हैं, साहस की ओर नहीं, सुखों की ओर नहीं, अनिश्चितता कठिनाइयाँ, हाँ वो कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वो किस प्रकार की कठिनाइयाँ हैं इसके प्रति हम अनिश्चित हैं। और कविता चीख चीख कर कह रही है ये आंसर करो, ज़्यादा दिमाग लगाएगा वो ये करेगा, और ये गारंटी से कह रहा हूँ 20% ये आंसर करेंगे। और जो एकदम ही बेवकूफ़ी करेंगे वो कोई कर दे तो कर दे, बाकी ऐसे आंसर कर रहा है इसका मतलब वो एज टीचर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। अगर इस तरह का आंसर कर रहा है तो क्यों, इसका मतलब उसने तैयारी नहीं की, इसका मतलब उसने तैयारी नहीं की और वो बिल्कुल भी समय नष्ट कर रहा है। आप में से अगर किसी ने ये आंसर दिया है तो भी बुरा मानने की बात नहीं है, कड़वी दवाई हमेशा गुणकारी होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल अगर आप इस तरह के आंसर देते हो तो यकीन आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आप 17 लाख में उन 50,000 में शामिल नहीं हो जिनके बीच ये कंपटीशन टफ होने वाला है। बस तैयारी तो उन 50,000 की है, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ भर चुके हैं फॉर्म। हाँ बाकी फॉर्म भर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? प्रश्न आपके सामने है, सुमन और कंटक किस, देखिए अब इसने क्या बोला, ये किस भाव के प्रतीक हैं। अब भाव सौंदर्य का प्रश्न यही तो आएगा, भाव सौंदर्य में प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। जरूरी थोड़ी वहां ऐसा लिखा होगा इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, अरे ऐसा नहीं आएगा, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? कविता फिर से पढ़िए। देखिए पहले ऑप्शन देखिए, बाग और वन का प्रतीक है, तो आपको लग जाएगा भाई नहीं, क्योंकि देखिए इसने भी आंसर देखिए बहुत सोच समझ के ऑप्शन दिया है। पहला सुमन यानी फूल, फूल कहाँ होते हैं? बाग में होते हैं। कंटक, कंटक कहाँ होते हैं? कांटे कहाँ होते हैं? वन में होते हैं, बिल्कुल, और आंसर दे दिया इसने। सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे, तो फूल और कांटे तो मतलब ही नहीं है, तो सीधा पर्याय लिखा है। फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं और डी ऑप्शन तो होगा नहीं। प्रिय और अप्रिय इसका कोई रोल ही नहीं है। साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें ये देखिए कहाँ आया ये शब्द, देखिए, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, यानी कब हमें सुख की प्राप्ति होगी और कब हमें पीड़ाओं को झेलना होगा हमें नहीं पता। इसमें राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा सुख और दुख। कौन सा होगा? दुख। स्क्रीन पर आपके आंसर भी है, बात समझ आई? तो आप राइट आंसर क्या होगा? सुख और दुख होगा। क्या होगा? सुख और दुख। अगला देखते हैं। देखिए कविता की पंक्तियों में, अगला प्रश्न स्क्रीन पे आप देखिए, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को, मैं ये लिखूंगा प्रश्न, भले ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है फिर भी मैं लिखूंगा इसे। हाँ जी, भाई इसमें क्या करें, किस बात की ओर प्रेरणा दे? भाई कविता में किस बात, मतलब किस बात की ओर, इसका मतलब ये होता है
इसका मतलब है कि इसका मूल भाव क्या है, किस बात की ओर संकेत कर रहा है, मतलब होता है मूल भाव क्या है। मेरी बात को समझना, किस बात की, प्रश्न देखिए कविता में पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है, मतलब आखिर उसका मूल केंद्रीय भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। इसकी विचार दृष्टि लिखा हुआ है ना, विचार सौंदर्य, जीवन दृष्टि के प्रश्न, वो ये उसी टाइप का प्रश्न है, जीवन सौंदर्य या विचार दृष्टि। देखिए, क्या वो पर्वतों को देखकर न डरने की सलाह दे रहा है? ऑप्शन ए, पर्वतों को देखकर न डरने की सलाह दे रहा है, या फिर बी ऑप्शन ये कहता है गहरी नदियों से न डरने की सलाह दे रहा है, या फिर हर स्थिति में क्या हो रहा है कि गुरुजी अल्लाह भूल गया कि हाँ यार, हाँ भूल ही गया लग रहा है, हर स्थिति में आगे बढ़ने की और चौथा आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना, हर स्थिति में साहस दिखाने की। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई। अब आप खुद सोचिए इसका क्या होगा। पर्वतों को देखकर न डरने की, कविता फिर से पढ़िए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर शर्त गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन। भाई वो पर्वतों को देखकर डरने की सलाह, ऐसा कुछ तो आंसर है ही नहीं। और दूसरा, ना गहरी नदियों से न डरने का, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है। हर स्थिति में वो आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है या नहीं, या हर स्थिति में साहस। तो देखिए, कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तून ऐसी आन कर ले। तून मतलब कुछ भी रुकेगा, तून ऐसी मतलब तू रुकेगा नहीं, ऐसी आन कर ले, यानी वो हर स्थिति में आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। 2 ऑप्शन हमेशा थोड़े से सिमिलर होते हैं, जिनमें कंफ्यूज होते हैं, तो लेकिन वो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि आ पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी यान कर ले। अब आप क्या पढ़ोगे? आ पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी यान कर ले, अलग अलग पढ़ोगे, लेकिन इसमें आ पड़े कुछ भी रुकेगा तून ऐसी यान कर ले, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। तो अब बताइए कहाँ दिक्कत आती है? दिक्कत आती ही नहीं है कोई। अलंकार, मूल भाव, ये तो आप अगर आओगे तो वैसे ही पहचान लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करवा दी गई है। ठीक है, आप चाहोगे अलंकारों के वगैरह की कोई प्रैक्टिस, आपको कोई भी कमी नजर आए, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए, जो बहनें कोचिंग वगैरह नहीं कर पाई और फिर भी मतलब जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनको एक जगह पूरा सिलेबस मिल जाए, इसीलिए मैंने प्रयास किया, और आज मैं लगभग प्रयास को सफल करने में कारगर भी सिद्ध हुआ हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, है ना। हाँ, थोड़ा बूस्ट करो यार चैनल को आप लोग सभी। वो कहता ना, मैं एक अकेला चल दिया, लोग आते रहे, कारवां बनता गया। मेरी ताकत तो आप ही हो। इस जीवन यात्रा में, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इस जीवन यात्रा में क्या है? पहला है सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निश्चित है, या बी है सब और मुश्किलें हैं, या फिर सी है सब और सुख है, और या फिर डी है कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ भी निश्चित नहीं। भाई इस जीवन यात्रा में, अब आप इस जीवन यात्रा को पकड़िए, जीवन यात्रा को पकड़ा और कविता में चलिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर गहर मिलेंगे। ठीक है, बागवन सुंदर, किस जगह यात्रा खत्म हो, जीवन यात्रा किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित
है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर। मतलब इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। अनिश्चित शब्द नहीं दिया इसने, अनिश्चित को कैसे दे दिया, निश्चित नहीं। ये भी एक चाल होती है, ऑप्शन देने की ये चाल होती है, और ऐसे वो जानबूझ के देते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं। और मैं नहीं कह रही आंसर, ये कविता खुद कह रही है, ये कविता खुद कह रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आनंद आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब आप हल कर लोगे, है ना। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन, मतलब ये कह रहा है कि सरित इसका समानार्थी नहीं है, मतलब पर्यायवाची पूछ लिया एक तरह से देखा जाए तो। इसने कहा क्या, जयमाला। दूसरा इसने कहा नद प्रवाह, नद प्रवाह। और चौथा इसने ऑप्शन दिया तटीनी। देखिए सरित का मतलब हम कह सकते हैं नदी से पूछ रहा है ना, तो देखिए नद प्रवाह ये तो समानार्थी है, जयमाला सरित से समानार्थी नहीं है। जयमाला सरित से समानार्थी, तो 3 समानार्थी हैं और 1 समानार्थी नहीं है, तो ये भी सरल प्रश्न है। उसके बाद इसने अगला प्रश्न दिया है, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। क्या दिया इसने, इसने कहा कि जो अनिश्चित शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लग सकता है, प्रत्यय लगता है। पहला इसने कहा, क्या 4 ऑप्शन है, ये प्रत्यय लग सकता है, या ये प्रत्यय लग सकता है, या ये प्रत्यय लग सकता है, तो या ये प्रत्यय। देखिए अनिश्चिति हो नहीं सकता, अनिश्चिति नहीं हो सकता, अनिश्चितता, अनिश्चितता बिल्कुल भाववाचक संज्ञा बन सकती है। इसका मतलब इसका राइट आंसर ये है। तो खैर ऐसा प्रश्न आपसे नहीं आएगा, तो मान लो इसमें से अब 1-2 प्रश्न मैं बना के पूछ लेता हूँ। जैसे पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो। इसमें कोई ऐसा विशेष अलंकार भी नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पे हमें, हाँ एक बात ज़रूरी है, आपसे इस प्रश्न पूछ लिया गया, अंतिम प्रश्न है ये शायद, या एक और बनेगा तो देख लूँगा। पंक्तियाँ आई, पूर्व चलने के बटोही बाग की, बाट है, बाग है ना, पूर्व चलने के बटोही बाट की, बाग की नहीं, बाट की पहचान कर ले, कर ले। आपसे पूछा इसमें काव्य गुण कौन सा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, क्या इसमें माधुर्य है, या इसमें प्रसाद है, या फिर इसमें ओज है। मुझे ये बता दीजिए इसमें गुण कौन सा है, क्लियर बताइए इसमें गुण कौन सा है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, बताइए कौन सा है। आंसर अब तक दे दिया होगा। देखिए इसमें सीधी सी बात है, इसमें माधुर्य तो नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है, और कोई इसमें उत्साह ओज वगैरह उमंग कुछ ऐसा भी नहीं है, कोई गुस्सा लड़ने वाली चीज़। पढ़ते ही सीधा समझ आ रहा है कि पूर्व चलने के बटोही, चलने से पहले है बटोही, तू रास्ते की पहचान कर ले। तो यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, सरल तरीके से नीतिपरक बात की गई है, प्रसाद गुण है। बात समझ आई कि नहीं आई, है ना। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे, कौन, इस सारा का सारा कौन सा है, प्रसाद गुण में चलेगी। पूरी कविता प्रसाद गुण की है, पूरी कविता प्रसाद गुण की है। तो इस तरह से आप अगर आराम से समझे ना, तो कहीं दिक्कत आएगी भी नहीं। ठीक है, मैंने आपको 2 पद्यांश हल करवाए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आपको लगा होगा कि आपको आता नहीं हो। दूसरी बात यह कि मैंने वही प्रश्न करवाए जो वास्तव में आ सकते हैं या आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सर आप सरल सरल करवा रहे हो, कठिन आएंगे, अरे पेपर ऐसा ही आएगा, घबरा क्यों रहे हो, ऐसा ही पेपर आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको चलिए 1 घंटे क्लास भी हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ माधुर्य गुण, ओज, प्रसाद समझ आया होगा, 2 पैराग्राफ की प्रैक्टिस की समझ आया होगा। और फिर भी आपको लगता है कि सर एक बार और प्रैक्टिस की जाए, तो जब भी समय मिलेगा
चाहे वो महीना भर भी और हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझना, 1-2 बार और प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन अगर इस वीडियो पे कम से कम 5000 व्यूज़ से ऊपर आते हैं तो ज़रूर मुझे लगेगा कि आप देख रहे हैं, वरना तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और बाकी आपके कमेंट्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा और ये 5 क्वेश्चन आपके पक्के करवा दिए। 5 वीडियो में 5 क्वेश्चन कंप्लीट पक्के करवा दिए। ठीक है, और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तैयारी करो, आनंद से तैयारी करो, मनोरंजन के साथ तैयारी करो। ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी समस्या हो हिंदी व्याकरण को लेकर, कोई भी टॉपिक समस्या हो तो भी आप देखिए नीचे नरेंद्र दानचारण नाम से एक टेलीग्राम लिंक दे रखा है, या टेलीग्राम पे जाके नरेंद्र दानचारण नाम से सर्च करोगे तो मेरा पेज आ जाएगा हिंदी व्याकरण लिखा हुआ, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। रीड टेस्ट सीरीज में एक फ़ोटो लगी है, जीत जाएंगे हम, ऐसी, तो वो ग्रुप भी है। कोई भी समस्या हो तो मेरे नंबर भी आपके समक्ष हैं, है ना, 70 23 92 97 87। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तैयारी करो आराम से, सिलेक्शन होगा, सुनिश्चित होगा। धन्यवाद।